हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो राजनीति विज्ञान का टॉपिक कर रहे थे व्यवस्थापिका संसद, उसको आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखो, हमने व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ा था, उसके कार्य के बारे में पढ़ा था। व्यवस्थापिका के जो कार्य होते हैं उसके अंदर हमने 3 प्रकार के कार्य कंप्लीट किए थे। एक तो हमने ये किया था, जो साधारण कानून का निर्माण की बात की थी, साधारण कानून। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार कानूनों का निर्माण होता है, उसकी पूरी प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया को हम लेके चले थे। यानी संसद के अंदर 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। वो तीनों किस प्रकार उसका निर्माण करते हैं कानून का। यानी लोकसभा में, राज्यसभा में 3 चरण होते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। सेकंड हमने पढ़ा था जो आपका जो वित्त संबंधी विधेयक था, वित्त विधेयक। इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार धन से संबंधित जो विधेयक होता है उसको लागू किया जाता है। सबसे पहले पेश कहाँ होता है, ठीक है, राज्यसभा के पास कितनी शक्ति है उससे संबंधित। आगे जो दोनों में पास होने के बाद राष्ट्रपति उसके प्रति क्या प्रक्रिया कर सकता है, संयुक्त बैठक होती या नहीं होती, वो मैंने आपको बढ़िया तरीके से बताया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था संविधान संशोधन। देखो, संविधान संशोधन के बारे में आपको कंप्लीट बता दिया गया था। इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया कैसे होती है, किस प्रकार संविधान में संशोधन होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति किस प्रकार संविधान में संशोधन करते हैं। क्योंकि हमने कहा था भी हमारे जो समाज है वो परिवर्तनशील है, और जैसे जैसे हमारी परिस्थितियां चेंज होती है वैसे वैसे हमें संविधान में परिवर्तन की, संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। और संविधान में संशोधन की जो शक्ति है, जो कार्य करता है, वो कौन करती है? संसद करती है, हमारे व्यवस्थापिका करती है। जो 4 नंबर का आपका जो संसद का कार्य है वो है कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण। देखो, संसद कार्यपालिका पर भी नियंत्रण करती है, क्योंकि इससे संबंधित हम बात कर चुके हैं। क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था भारत में संसदीय शासन तंत्र को अपनाया गया है, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसमें होता क्या है संसदीय शासन प्रणाली में? इसमें होता है भी जो कार्यपालिका है, जो कार्यपालिका है इसका जो निर्माण होता है वो व्यवस्थापिका से होता है। कार्यपालिका का निर्माण किससे होता है? व्यवस्थापिका से होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो मंत्री परिषद, जो प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं वो संसद से बनाए जाते हैं। पहले वो संसद के मेंबर होते हैं और वहीं से क्या बनाए जाते हैं, उनका मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद का निर्माण किया जाता है। अब कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका से होता है, इसी कारण कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या रहती है? उत्तरदायी रहती है। और ये कार्यपालिका तानाशाही न हो जाए किसी प्रकार से, यानी संविधान का अतिक्रमण न करने लग जाए, ऐसी स्थिति में व्यवस्थापिका क्या करती है? कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखती है, ताकि कार्यपालिका क्या ना हो जाए? तानाशाही ना हो जाए, या आप कह सकते हो संविधान के अनुसार न चले, संविधान का अतिक्रमण करे, या ऐसे कानूनों का निर्माण करे जो हमारे लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, जो हमारी प्रणाली है उसके विरुद्ध है। तो ऐसी स्थिति में व्यवस्थापिका क्या रखती है? कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, ताकि वो अपनी मर्जी करना शुरू न कर दे। ठीक है, अब नियंत्रण करने के कुछ तरीके हैं, जैसे हमारे यहाँ पर प्रश्न काल है, शून्य काल है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, काम रोको प्रस्ताव है, प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव। और व्यवस्थापिका कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकती है और पूरक पूरक प्रश्न भी पूछ सकती है। ठीक है, कहने का मतलब है इन तरीकों के द्वारा क्या रखती है व्यवस्थापिका? संसद कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। जब भी मान लो किसी प्रकार का देखो, कोई ऐसा कोई प्रस्ताव चल रहा है जिसके अंदर कार्यपालिका का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित करना है। तो मान लो कोई देश में ऐसी कोई घटना घट गई, बैठक चल रही है, एकदम कोई घटना घट गई, तो उसके और ध्यान आकर्षित करने के लिए कौन सा प्रस्ताव लिया जाता है? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। काम रोको प्रस्ताव, अगर कोई काम करे उसको रोक दिया जाता है। कहने मतलब व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर इन प्रस्ताव के द्वारा नियंत्रण रखती है। और सबसे ज्यादा जो 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव है जो लोकसभा से संबंधित है, यानी लोकसभा की शक्ति से संबंधित है, वो बात करते हैं। वो आपका एक तो है विश्वास प्रस्ताव और एक है अविश्वास प्रस्ताव। एक तो है विश्वास प्रस्ताव और एक आपका इसके अंदर आता है अविश्वास प्रस्ताव। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिसके द्वारा लोकसभा के अंदर क्यों
क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जो हमारे भारत के अंदर जो मंत्री परिषद है जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है वो लोकसभा के प्रति होती है, ये ध्यान रखना, सामूहिक रूप से उत्तरदायी। वो किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति। जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी लोकसभा के प्रति होती है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए। यानी लोकसभा में सबसे बड़ा मुख्य रोल होता है, ठीक है। तो जो सरकार बनती है वो लोकसभा में जिसका बहुमत होता है उसी की सरकार बनाई जाती है, लोकसभा में बहुमत को देखा जाता है। तो इसमें लोकसभा में दो प्रस्ताव लाया जाता है, ये क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं, विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। देखो जो विश्वास प्रस्ताव है ना, विश्वास प्रस्ताव वो लोकसभा में कौन लेके आता है? विपक्ष का व्यक्ति यानी प्रधानमंत्री लेके आता है, ये ध्यान रखना एक तो। यानी विश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में कौन लेके आता है? प्रधानमंत्री लेके आता है। ये होता क्या है? ये वो होता है कि विश्वास जाहिर करना है, विश्वास यानी बहुमत को साबित करना है। तो जब प्रधानमंत्री अगर कोई ये कहे भी तुम राष्ट्रपति बोले भी आप अपना बहुमत साबित करो, क्योंकि हमारे बहुमत बिना सरकार चल नहीं सकती, क्योंकि संसदीय शासन पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है ना, जब तक उसके अंदर बहुमत नहीं होगा तब तक वो सरकार नहीं चला सकता। इसी कारण अपना बहुमत साबित करने के लिए, विश्वास साबित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा, जो सरकार पक्ष में होती है, जो सरकार बनी हुई है जिसकी। लेकिन अब बात करें अविश्वास प्रस्ताव। देखो अविश्वास प्रस्ताव है वो कौन लेके आता है? वो लेके आता है विपक्ष, जो सरकार के विपक्ष में होता है, जिसकी सरकार नहीं होती, जो दल हारा हुआ होता है, ठीक है, वो विपक्ष में होता है, वो अविश्वास प्रस्ताव लाता है। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर ये होता है भी अविश्वास प्रस्ताव लाके वो सरकार से पूछता है कि क्या आपके पास विश्वास है या नहीं, क्या आपके पास बहुमत है या नहीं, आप बहुमत साबित करो। इसका अर्थ ये होता है कि आप बहुमत को साबित करो। तो अगर आपके पास बहुमत नहीं है तो आप इस्तीफा दो, अगर बहुमत है तो ही आप सरकार चलाओ। यानी विपक्ष वाला ऐसा प्रस्ताव लाता है सरकार के विरुद्ध। अब इन दोनों में होता क्या है? अगर विश्वास प्रस्ताव पारित न हो, ध्यान रखना, अगर विश्वास प्रस्ताव पारित न हो, यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, तो स्थिति है ना, विश्वास प्रस्ताव तो पारित न हो, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, इन दोनों ही स्थितियों में सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ध्यान रखना, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अगर विश्वास प्रस्ताव पारित न हो, इसका मतलब इसका अर्थ क्या बनेगा? इसका क्या मीनिंग होगा? इसका अर्थ होगा कि उस व्यक्ति के पास विश्वास नहीं है, उस सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो इस्तीफा दो जी। ये आपका तो विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, इसका मतलब आपके पास बहुमत नहीं है तो आप इस्तीफा दो, यानी सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। सेकंड हम बात करें अविश्वास प्रस्ताव। अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, इसका मतलब इसका अर्थ यही होता है भी सरकार के पास विश्वास नहीं है, सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो भी आपको सरकार अगर बहुमत नहीं है तो आप इस्तीफा दो, तो सरकार को क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना आप, अगर विश्वास प्रस्ताव पारित न हो तो सरकार इस्तीफा देती है, और यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो भी सरकार इस्तीफा देती है। दोनों स्थितियों में सरकार के पास बहुमत नहीं होता, और बहुमत बिना सरकार नहीं चल सकती। हमारे यहाँ पर यह प्रक्रिया है संसदीय शासन प्रणाली में, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके अंदर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बहुमत बिना सरकार नहीं चल सकती। अगर उनके पास बहुमत नहीं है, विश्वास नहीं है, तो उसको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। एक स्थिति आपको ये ध्यान रखनी है, विश्वास प्रस्ताव लाता कौन है? प्रधानमंत्री, यानी जो पक्ष की जो सरकार होती है वो लेके आती है, और अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? विपक्ष लाता है। यानी वो कहता है भी आप अपना बहुमत साबित करो, अपना विश्वास साबित करो, अगर है तो आप सरकार चलाओ, नहीं है तो आप इस्तीफा दो, ठीक है। इसके द्वारा क्या करती है? कार्यपालिका पर नियंत्रण का कार्य करती है व्यवस्थापिका या संसद, और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है ये व्यवस्थापिका का संसद का। देखो आपका जो ये लेसन था व्यवस्थापिका से संबंधित, उसके अंदर हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा, लोकसभा गठन के बारे में, राज्यसभा राज्यसभा के गठन के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने उनकी जो योग्यता थी सदस्यों की, जो भी उनके कार्य थे संसद के, वो भी हमने कंप्लीट किए हैं। संसद के कार्य कौन कौन से होते हैं, इसके बाद संसद क्या क्या करती है, ये संविधान के अकॉर्डिंग, तो उस चीज़ को हमने कंप्लीट किया है एक पूरे क्रम से, सिस्टम से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो 4th नंबर का जो लेसन था व्यवस्थापिका वो कंप्लीट हो चुका है। आगे जो आपका नेक्स्ट जो लेसन आता है वो आता है कार्यपालिका, यानी संघीय कार्यपालिका। अध्याय 5 है और यूनिट 2 का, वैसे तो कहे तो यूनिट 2 का ये दूसरा लेसन है,
लेकिन इसको हम क्रम से देखेंगे तो ये अध्याय 5 है, ठीक है, क्योंकि उससे पहले 4 अध्याय हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। संविधान की विशेषता पूरी हो चुकी है, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और जो हमारे मूल कर्तव्य कंप्लीट हो चुके हैं, हमारी जो संघीय व्यवस्था के जो आधारभूत तत्व है वो कंप्लीट हो चुके हैं, हमारी व्यवस्थापिका कंप्लीट हो चुकी है, और अब आती है कार्यपालिका, ठीक है। ये 5वां लेसन है आपका संघीय कार्यपालिका। और इस संघीय कार्यपालिका में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो? एक तो आप पढ़ोगे राष्ट्रपति जो हमारे प्रेसिडेंट है, एक पढ़ोगे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री, और एक आप पढ़ोगे मंत्रिपरिषद। यानी इन चीजों को आप क्या पढ़ोगे कार्यपालिका में। ये कार्यपालिका के अंग है। व्यवस्थापिका में आपने लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति पढ़ा, यहाँ पर भी आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पढ़ोगे। इसका मतलब राष्ट्रपति आप दोनों में पढ़ोगे। ये व्यवस्थापिका के अंदर हमने पढ़ा था संसद का एक अंग होता है, और आर्टिकल जो आपका 79 था, 79 था, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था तो भारत के लिए एक संसद होगी जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। इस चीज को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब राष्ट्रपति को आप व्यवस्थापिका में भी पढ़ते हो और राष्ट्रपति को आप क्या पढ़ते हो, कार्यपालिका में ही पढ़ते हो, ठीक है। अब हम बात करें कार्यपालिका के बारे में। इसके बारे में हम थोड़ा बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। ये जो सरकार होती है, सरकार के 3 अंग होते हैं। अब बात देखो, हम कार्यपालिका पढ़ने से पहले कार्यपालिका तक पहुंच जाए जो हमें पता होना चाहिए कि कार्यपालिका होती क्या है, तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो सरकार के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हमने पढ़ा था, एक तो व्यवस्थापिका होती है, एक हमने पढ़ा था कार्यपालिका, और एक हमने पढ़ा था न्यायपालिका। देखो, हमने सरकार के 3 अंगों में व्यवस्थापिका हम पूरी कर चुके हैं। संसद हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। संसद के बारे में जितने भी हमारे सिलेबस में उसको हमने पूरा किया है। जितने भी आर्टिकल है, जो भी उनके कार्य वगैरह, जो भी योग्यता थी, उनका गठन था, वो सब पूरा कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा चल रहा है वो कार्यपालिका है। इसके अंदर हम अब कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। और देखो, व्यवस्थापिका के अंदर हमने क्या पढ़ा? कानून का निर्माण करना, उसको संशोधन करना, संविधान में संशोधन करना, चाहे वो धन विधेयक है, चाहे संविधान विधेयक है, उसको, उसकी प्रक्रिया को जो चलती है वो संसद में ही चलती है, उसको बनाती है संसद, बनाती है। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? जो कानून बनाए गए हैं उनको क्रियान्वित करेगी। ये क्या करेगी? क्रियान्वित का होता है उसको लागू करना, यानी शासन करने की बात होगी। यहाँ पर शासन किया जाएगा, तो जो कानून है उसको व्यवहार में लाकर शासन किया जाएगा। एक लास्ट हम पढ़ेंगे न्यायपालिका। इसके बाद जो आपका चैप्टर आएगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे जो कानून व्यवस्थापिका ने बनाया है, कार्यपालिका ने लागू किया है, उसी के आधार पर ये क्या देगी? न्याय देगी, हमें जस्टिस प्रदान करेगी, न्याय प्रदान करेगी, ठीक है। तो व्यवस्थापिका कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करते हैं कार्यपालिका। और कार्यपालिका का काम क्या होता है? जो कानून बने उसको क्रियान्वित करना, लागू करना, शासन करना होता है, यानी पूरे शासन तंत्र को चलाना। ये काम सरकार का होता है, कार्यपालिका का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम राष्ट्रपति की। कार्यपालिका में सबसे पहले बात किसकी करते हैं हम? राष्ट्रपति की। देखो, राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति में हमने पढ़ लिया था, ये पढ़ा था। वो जो राष्ट्रपति होता है ना, वो नाम मात्र का अध्यक्ष होता है। इस चीज को हम पढ़ा था, क्योंकि हमने अगर कार्यपालिका की भारत के बारे में बात करें तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया। किसको? संसदीय शासन प्रणाली को। और इसके अंदर जो कार्यपालिका का स्वरूप होता है वो दोहरा होता है। दोहरा जानते हो? यानी 2 प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। कौन कौन सी? हमने पढ़ा था, एक तो नाम मात्र की कार्यपालिका, और एक हमने चर्चा की थी वास्तविक कार्यपालिका की। वास्तविक कार्यपालिका मैं आपको क्यों बता रहा हूँ चर्चा की थी? इसका मतलब आप ये +1 में पढ़ चुके हो। संसदीय शासन पार्लियामेंट्री सिस्टम को आप +1 में पढ़ चुके हो। और +2 के अंदर हमने जब भारतीय संविधान की विशेषता की थी उसके अंदर हमने पढ़ा था संसदीय शासन प्रणाली को भारतीय संविधान में अपनाया गया है। तो देखो, यहाँ पर जो कार्यपालिका का स्वरूप होता है वो कैसा होता है? कार्यपालिका का स्वरूप आप कहोगे दोहरा होता है, यानी 2 प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। भारत के अंदर भी संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, तो यहाँ पर भी 2 प्रकार की कार्यपालिका है। एक तो है नाम मात्र की कार्यपालिका, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रपति। इसके बारे में बताया, जैसे भारत के अंदर राष्ट्रपति है। हम ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ का सम्राट है, राजा है, वो ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन के अंदर भी यही प्रणाली है। अगर हम वास्तविक कार्यपालिका करें, चाहे वो भारत है चाहे ब्रिटेन है, उसके जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद, और उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री।
उसको बोलते हैं वास्तविक कार्यपालिका। ये हमारे कार्यपालिका का स्वरूप पाया जाता है भारत के अंदर। अगर आपको हेडिंग पूछे भारत में जो कार्यपालिका स्वरूप होता है वो कैसा होता है, वो ये होता है, दोहरा स्वरूप होता है, या आप कह सकते हो 2 प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। क्यों पाई जाती है आप ये बता सकते हो, क्योंकि भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया है। इसी कारण यहाँ पर क्या है, 2 प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है। कौन कौन सी, एक तो नाम मात्र की और एक वास्तविक। नाम मात्र की राष्ट्रपति और वास्तविक जो हमारे मंत्री परिषद है और उसका अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री है। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रपति की, उसके बाद प्रधानमंत्री की और मंत्री परिषद के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है राष्ट्रपति की। देखो, राष्ट्रपति से संबंधित आपके सिलेबस में जितने भी आर्टिकल उसको हम सिस्टम से पढ़ेंगे, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया तरीके से याद करेंगे। आपके जो है वो 52 से 78 तक ही है बस, यानी आर्टिकल 52 से 78 कोई पूरे नहीं है, मध्य मध्य में जो मेन है वो दिए गए हैं। और एक बार हम पूरे लेसन को करेंगे, उसके बाद एक क्लास सिर्फ आपकी आर्टिकल की होगी, उसके अंदर बताएंगे कि आर्टिकल आपको याद कैसे करने हैं। पहली बात तो यही याद हो जाएंगे आपको, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे हर क्लास के अंदर इसको रिपीट करेंगे। जब तक राष्ट्रपति चलेगा तब तक राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल हम रिपीट करेंगे जो हमारे पीछे हो चुके हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के जो आर्टिकल शुरू होते हैं, एक तो आपको ध्यान रखना आर्टिकल 52 से शुरू होते हैं, क्योंकि आपको याद हो हमने मौलिक अधिकार, मूल अधिकार पढ़े थे, उसके बाद हमने नीतिदेशक तत्व पढ़े थे, उसके बाद हमने मूल कर्तव्य पढ़े थे। हमने पढ़ा था मूल अधिकार होते हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक थे, 12 से 35 तक थे। नीतिदेशक तत्व 36 से 51 थे और मूल कर्तव्य 51 के में थे। इसका मतलब 51 तक तो हम पढ़ चुके हैं और जस्ट 52 की क्या आता है, कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति। ध्यान रखना, जो आपका लेसन दूसरा लेसन था मौलिक अधिकार मूल नीतिदेशक तत्व, उसके जस्ट बाद आता है आपका राष्ट्रपति, यानी 51 तक आर्टिकल कर चुके हैं। 51वां आर्टिकल था ना हमारा, जो हमारी देश नीति से संबंधित था, अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित था, हम ये नीतिदेशक तत्व में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और 52 से आता है, यानी उसके बाद जस्ट आपको याद करना है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का आर्टिकल शुरू होता है वो किससे होता है, 52 से होता है। तो इसको पढ़ते हैं कैसे शुरू होता है। देखो, आर्टिकल 52 में ये लिखा गया है कि भारत के लिए एक राष्ट्रपति का पद सृजित किया गया है, राष्ट्रपति का पद सृजित किया गया है, या आप ये कह सकते हैं भारत के लिए एक राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है, राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है। बात समझिए, यानी हमारे भारत में एक राष्ट्रपति का जो पद है, जो पोस्ट है, उसकी जो बात हुई है वो आर्टिकल 52 में हुई है। फिर भारत में भी एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति की पोस्ट होगी, एक राष्ट्रपति का पद होगा। ये किसमें कहा गया, आर्टिकल 52 में कहा गया है। उसके बाद बात करें हम आर्टिकल 53 की। देखो, जो आर्टिकल अनुच्छेद जो आपका 53 है उसमें भी यही स्पष्ट रूप से बात की गई है। 52 में तो कहा गया भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति पद की व्यवस्था होगी। ठीक है, 53 में क्या क्या गया है, ये कहा गया है भी जो कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका शक्तियां वह राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी, जो उन शक्तियों का प्रयोग सेवे या अपने प्रतिनिधि से करवाएगा। यानी बिल्कुल सिंपल है, 52 में एक राष्ट्रपति होगा, 53 में उसमें कार्यपालिका शक्ति होगी बस। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्यपालिका ही तो पढ़ रहे हैं, तो कार्यपालिका संबंधित बात करेंगे हम, व्यवस्थापिका न्यायपालिका संबंधित बात थोड़ी करेंगे हम। तो 52 में एक राष्ट्रपति का पद होगा, एक पद का सृजन किया गया या पद की व्यवस्था की गई है राष्ट्रपति की। 53 में जो पद का सृजन किया गया है राष्ट्रपति का, उसके पास ही क्या है, टोटल राष्ट्रपति जो कार्यपालिका शक्ति है वो उसी के पास है। एक आपको मैं बात बता देता हूँ, अगर आपसे पूछे संविधान के अनुसार अध्यक्ष कौन होता है देश का, ध्यान रखना हमारे भारत में जो अध्यक्ष है वो कौन है, राष्ट्रपति है। इसी कारण राष्ट्रपति को क्या बोलते हैं, संवैधानिक अध्यक्ष बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना आप। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए संवैधानिक अध्यक्ष किसे कहा जाता है, तो आप आंसर दोगे राष्ट्रपति को कहा जाता है, क्योंकि संविधान के अनुसार टोटल शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति। देखो 53 में स्पष्ट कहा गया है
जो पूरी कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। इसका मतलब संविधान के अनुसार जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित है? अरे राष्ट्रपति में ही है। इसी कहानी है, संविधान के अनुसार प्रमुख है, वैसे तो ये नाम मात्र का है, लेकिन संविधान के अनुसार जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति है, क्योंकि संविधान में यही बात कही गई है कि जो 52 में जो हमने राष्ट्रपति का पद बनाया है, 53 में टोटल कार्यपालिका शक्ति उसी को ही दे दी है हमने, यानी राष्ट्रपति को ही दे दी है कार्यपालिका शक्ति। ठीक है। अब आप कहोगे सर फिर राष्ट्रपति नाम मात्र का कैसे हुआ? कि राष्ट्रपति को इतनी पावर दी गई है, व्यवस्थापिका से उसका महत्वपूर्ण अंग है, कार्यपालिका शक्ति टोटल राष्ट्रपति में रखी गई है। तो ध्यान रखना हमारे एक आर्टिकल 74 है, यही इसका फैक्ट मैं आपको साथ ही बता देता हूँ। आर्टिकल 74 वो ये कहता है कि जो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है, कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति को दी गई है, उसका यूज या उसका उपयोग वह यानी राष्ट्रपति, मंत्री परिषद व उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री के परामर्श से करेगा, देखो यहां तक तो हमने ये बात की 52 के अनुसार एक राष्ट्रपति होगा, 53 के अनुसार उसमें कार्यपालिका शक्ति होगी, लेकिन अब वो सारी शक्ति का यूज करेगा कैसे? ये 74 में लिखा गया है। तो वो किससे? मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के परामर्श से करेगा। इसका मतलब मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री जो परामर्श देगा, राष्ट्रपति वो काम करेगा। तो सही में शक्ति का यूज तो ये कर रहे हैं, क्यों परामर्श दे रहे हैं, राष्ट्रपति सिर्फ साइन कर रहा है, जैसा उन्होंने परामर्श दिया राष्ट्रपति ने मान लिया। तो इसका मतलब राष्ट्रपति तो नाम मात्र का रहा, राष्ट्रपति का तो यहाँ पर नाम लिख दिया गया भी राष्ट्रपति के पास टोटल शक्ति होगी, लेकिन काम तो ये कर रहे हैं मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री, और ये तो सिर्फ राष्ट्रपति को परामर्श दे रहे हैं, राष्ट्रपति उसके अनुसार काम कर लेता है। तो ये हुए वास्तविक मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री, क्योंकि यही तो परामर्श देते हैं राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति क्या करता है? उस पर साइन कर देता है, जो परामर्श देते हैं उसको लागू कर देता है। इसका मतलब उसका सिर्फ नाम हुआ भी राष्ट्रपति ने ऐसा किया, लेकिन करने से पहले जो कानून बनाया या जो भी काम किया, जो निर्णय लिया वो लिया तो उसने, इसने निर्णय लेकर राष्ट्रपति तक पहुंचा दिया, राष्ट्रपति ने क्या कर दिया? उसको आगे लागू कर दिया। तो ध्यान रखना 52 में क्या कहते हैं? एक राष्ट्रपति का पद सृजित किया गया है, राष्ट्रपति की व्यवस्था की गई है पद की। 53 में हम क्या कहते हैं? राष्ट्रपति में अंदर जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। ये बात किस में लिखी गई है? 53 में लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। देखो उसके बाद आपके आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, देखो हमने आर्टिकल 1 तो 52 पढ़ा, क्या कहा? राष्ट्रपति पद की व्यवस्था है, प्रेसिडेंट की है। एक आर्टिकल 53 पढ़ा, इसमें क्या कहा? कार्यपालिका शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें निहित है? वो राष्ट्रपति में निहित है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब इसके जस्ट बाद जो आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन आता है उसमें 2 आर्टिकल पढ़ोगे आप। एक आर्टिकल इसके आगे वाला 52, 53, 54 और 55, यानी निर्वाचन में आप 2 आर्टिकल पढ़ोगे राष्ट्र, यानी रेगुलर ही है 52, 53, 54, 55। 52 राष्ट्रपति पद की व्यवस्था, 53 कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित, 54 और 55 उसके निर्वाचन से संबंधित। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 54 की। जो आपका अनुच्छेद 54 है वो क्या कहता है आपको? देखो आर्टिकल 54 ये कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से पहले एक निर्वाचन मंडल बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? निर्वाचन मंडल। इसका मतलब उसका जो गठन किया जाएगा वो निर्वाचन मंडल के द्वारा गठन किया जाएगा। ठीक है, तो अब निर्वाचन मंडल के द्वारा एक निर्वाचन मंडल होगा, वही क्या करेगा? आगे राष्ट्रपति को वोटिंग करेगा, वोट देगा। अब इसके बारे में बता देता हूँ। राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष नहीं होता, प्रत्यक्ष तो जो डायरेक्ट इलेक्शन तो वो होते हैं, इसमें खुद जनता वोटिंग करे, कॉमन पीपल या जिसके वयस्क जो उम्र हो चुकी है, 18 वर्ष की उम्र हो चुकी है, वो व्यक्ति अगर वोट करे तो वो तो होता है प्रत्यक्ष चुनाव, यानी डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जनता वोटिंग नहीं करती, बल्कि जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो वोट देते हैं। जनता के जो आगे चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो वोट देते हैं। इसी का नहीं क्या है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। कैसा चुनाव होता है?
अप्रत्यक्ष, यानी जनता नहीं करती बल्कि एक निर्वाचन मंडल होता है, वो इसका क्या करता है, चुनाव करता है। ठीक है। और जो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है वो एक अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एक प्रणाली है। कि एक प्रणाली कौन सी है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। देखो ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम, टोटल कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर तो आपको ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है या एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। ठीक है, ये अप्रत्यक्ष चुनाव है। ठीक है, अब बात करते हैं हम निर्वाचन मंडल। अब बात यहाँ आती है भी उसके निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है। जनता तो होती नहीं है क्योंकि प्रत्यक्ष चुनाव तो है ही नहीं है, अप्रत्यक्ष चुनाव है। तो अप्रत्यक्ष चुनाव में जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो कौन कौन से प्रतिनिधि भाग लेते हैं उसकी बात करते हैं, यानी जो भाग लेते हैं वो निर्वाचन मंडल में सदस्य होंगे। तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो निर्वाचन में भाग लेते हैं वो एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा व राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ये बात ध्यान रखना बस। मैंने यहाँ पर निर्वाचित शब्द क्यों लिखा है ध्यान रखना, इसका भी कुछ ना कुछ रोल है, आगे करेंगे हम। इसका मतलब आपको तो ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं या जो निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं उसके अंदर एक तो होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा के सदस्य और विधानसभाओं के जो यानी लोकसभा राज्यसभा विधानसभाओं के सभी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो सभी क्या करते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ध्यान रखना, सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं क्योंकि हम पढ़ चुके हैं व्यवस्थापिका में जो लोकसभा होती है उसमें 2 सदस्य मनोनीत होते हैं, पढ़े थे ना, एंग्लो इंडियन से संबंधित। कौन करता है, राष्ट्रपति। एंग्लो इंडियन 2 सदस्य होते हैं वो लोकसभा में मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। हमने पढ़ा था राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होता है, मनोनीत होते हैं तो किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। ये तो होते हैं एंग्लो इंडियन, ये वो होते हैं जिनको विज्ञान में, समाज सेवा के अंदर, कला में, साहित्य में जिनको विशेष एक्सपीरियंस होता है, विशेष अनुभव होता है, यानी जो क्षेत्र के विशेष ज्ञानी होते हैं। इसके अंदर 4 ही हमारे संविधान में लिखे गए हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। इन क्षेत्रों में जिसको विशेष ज्ञान होगा, विशेष नॉलेज होगा, उसको राष्ट्रपति क्या कर देता है, मनोनीत कर देता है। तो 2 सदस्य हो गए लोकसभा में, 12 सदस्य हो गए राज्यसभा में, टोटल कितने हो गए संसद के, 14। इसका मतलब ये भाग नहीं लेते, ये बात ध्यान रखना। इसका मतलब अगर आपसे ये पूछे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, आप कहोगे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और दूसरी बात आपसे ये पूछे प्रश्न कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेते, तो आप क्या आंसर दोगे, एक तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, मनोनीत सदस्य, इस चीज को हम कर चुके हैं। यहाँ पर मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ये चीज हम लिख चुके हैं पहले से ही। सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं, निर्वाचित सदस्य ही इसके चुनाव में भाग लेते हैं, इसका मतलब मनोनीत भाग नहीं लेते। अगर दूसरी बात करें हमने लिखा है विधानसभाओं के, इसका मतलब जो राज्यों में विधान परिषदें हैं वो सदस्य भाग नहीं लेते, क्योंकि देखो केंद्र के अंदर भी 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, और राज्यों के अंदर संसद होती है उसको बोलते हैं विधानमंडल। और विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, कौन कौन से, विधानसभा और विधान परिषद। ये राज्यों पर डिपेंड करती है कि कुछ राज्य इसका सृजन कर भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। ये आपको कहता है, आपको यहाँ बता देता हूँ मैं, राज्यों में जो विधानमंडल होती है उसको संसद बोलते हैं, यानी व्यवस्थापिका बोलते हैं। देखो केंद्र में व्यवस्थापिका को संसद बोलते हैं और राज्य में व्यवस्थापिका को विधानमंडल बोलते हैं। इसके भी 2 सदन होते हैं, एक तो विधानसभा और एक होती है विधान परिषद। और विधान परिषद होती है, ये आवश्यक नहीं है, ये आर्टिकल 169 के तहत है,
आर्टिकल 169 के तहत कोई भी राज्य विधान परिषद का गठन कर भी सकता है और जो पहले से है उसको खत्म भी कर सकता है आर्टिकल 69 के तहत। और आपको यही फैक्ट बता देता हूँ, वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनीय यानी विधानसभा और विधान परिषद है, बाकियों में सिर्फ एक ही सदन है विधानसभा। जैसे राजस्थान में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। तो वर्तमान में 6 राज्यों में ही 2 सदन पाए जाते हैं, वर्तमान में सिर्फ 6 राज्यों में ही 2 सदन है। कौन कौन से हैं राज्य? एक तो जैसे आप बात करते हो यूपी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और एक आ गया आपका तेलंगाना। देखना वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद भी पाई जाती है और विधानसभा भी पाई जाती है। बाकी जो 28 राज्यों में 22 राज्य बचे हैं उन सभी में विधानसभा ही है। वो विधान परिषद का गठन कर सकते हैं आर्टिकल 169 के तहत, वो तो राज्यों पर डिपेंड करता है। इसका मतलब जहां पर ये पाई जाती है वो भाग नहीं लेते, विधान परिषद वाले मेंबर भाग नहीं लेते, सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के मेंबर ही और वो ही निर्वाचित, सिर्फ वही क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। उसके बाद हम राष्ट्रपति के बारे में और पढ़े तो जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वो पूरे 5 वर्ष के लिए होता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। उससे पहले भी उसको देखो हटाया जा सकता है, वो खुद त्याग पत्र दे सकता है या उसकी मृत्यु हो सकती है या अन्य कारण से वो उसको पद से हटाया जा सकता है। मेन होता है संविधान का अतिक्रमण करना, संविधान का अकॉर्डिंग न चलना। ऐसी स्थिति में क्या होता है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया भी जा सकता है। एक महाभियोग की प्रक्रिया होती है जो राष्ट्रपति को हटाती है, जो आर्टिकल 61 में है, ध्यान रखना भी। राष्ट्रपति को हटाने की विधि का क्या नाम है? अगर आपसे प्रश्न पूछे तो आप क्या आंसर दोगे? महाभियोग जो राष्ट्रपति को हटाने की विधि है, एक प्रक्रिया है। और आपसे पूछे कौन से आर्टिकल में है, कौन से अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 61 में है। 61 के द्वारा राष्ट्रपति को अपने पद से 5 साल से पहले भी हटाया जा सकता है। अब इस विधि के बारे में थोड़ा बता दें, होता क्या है ये। देखो राष्ट्रपति को हटाने का काम करती है संसद, और संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, 2 सदन होती है ना। आर्टिकल 61 ये कहता है आपको भी जब किसी राष्ट्रपति को पद से हटाना है यानी उस पर महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत करनी है तो वो किसी भी सदन में की जा सकती है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, वो हटाने का जो प्रस्ताव है ना वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। लेकिन प्रस्ताव लाने से पहले राष्ट्रपति को उसकी 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। इस चीज को मत भूलना, ये हम लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में पढ़ चुके हैं। उसको हटाने से पहले 14 दिन की सूचना देते हैं, उसको अवगत कराते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रपति को भी जब प्रस्ताव मान लो लोकसभा में लाया जाता है पहले, तो इसमें प्रस्ताव रखने से पहले 14 दिन पहले क्या करते हैं, राष्ट्रपति को अवगत कराते हैं इस बात से भी आपके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो ये प्रस्ताव रख रहे हैं। और 14 दिन के बाद ये जैसे मान लो लोकसभा में रख दिया गया, ये तो मैं बता चुका हूँ, लोकसभा राज्यसभा किसी में रखा जा सकता है। यदि पहले लोकसभा में रख दिया गया तो इसकी जो कुल सदस्य संख्या है, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, ये बात ध्यान रखना। अगर वो लोकसभा में रखा गया है तो लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसका 2/3 बहुमत से वो पास होना चाहिए प्रस्ताव। यदि वो 2/3 बहुमत से पास नहीं होता तो प्रस्ताव गिर जाता है, यानी राष्ट्रपति को नहीं हटा सकते हैं। ठीक है, तो पहली प्रक्रिया तो ये है। लेकिन मान लो लोकसभा में लाया गया तो 2/3 बहुमत से पास होगा। यहाँ से पास होने के बाद वो किसके पास जाएगा, राज्यसभा के पास, तो दूसरे सदन पर जाएगा ना। अब दूसरे सदन में भी यही प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। यदि वो लोकसभा में पास हो चुका है 2/3 बहुमत से, राज्यसभा में पास हो चुका है, जिस दिन वो दूसरे सदन में पास होगा, जैसे राज्यसभा में पास होगा, उसी दिन से राष्ट्रपति को अपने पद से हटा हुआ माना जाता है। ये बात ध्यान रखना। जिस दिन मान लो आज के दिन ये पास हो गया, ये प्रस्ताव इसके द्वारा हो गया, उसके जस्ट बाद आज के दिन ये पास हो गया, तो आज ही क्या माना जाएगा, राष्ट्रपति अपने पद से हट चुका है, उसके बाद वो कार्य नहीं करेगा।
ठीक है, तो ये है महाभियोग की प्रक्रिया और कुछ भी नहीं है। इसे क्या बोलते हैं? महाभियोग की प्रक्रिया कहा जाता है। इसके द्वारा राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जाता है। अब बात आती है यहाँ पर, जैसे ही राष्ट्रपति को मान लेते हैं यहाँ पर पद से हटा दिया गया, तो फिर राष्ट्रपति की सीट पर काम कौन करेगा? देखो, एक तो जैसे ही जब राष्ट्रपति की या तो मृत्यु हो जाए या उसको महाभियोग की प्रक्रिया से हटा दे, तो ऐसी स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। ये बात संविधान में लिखी गई है। और ये 6 माह के अंदर अंदर तब तक चुनाव नहीं होता जब तक राष्ट्रपति के पद पर काम करता है उपराष्ट्रपति। ये भी ध्यान रखना बात में। और यानी राष्ट्रपति हमारे देश का मेन व्यक्ति है, उसकी सीट कभी खाली नहीं रह सकती। जैसे ही राष्ट्रपति, अब आप कहोगे सर राष्ट्रपति मान लो हटाया गया है, उस टाइम हो सकता है उपराष्ट्रपति हो ही न, तो कौन करेगा? फिर करेगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है ना, वो काम करता है राष्ट्रपति के रूप में। इसका मतलब कहने का मतलब राष्ट्रपति की सीट खाली नहीं रह सकती। यानी 6 माह के अंदर अंदर चुनाव कराना होता है। जब तक चुनाव नहीं होता तब तक उपराष्ट्रपति एक पदेन राष्ट्रपति के रूप में, या आप कह सकते हो एक अस्थायी राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। ठीक है, और जैसे ही राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो शेष अवधि के लिए नहीं बनेगा, ये भी ध्यान रखना, शेष अवधि के लिए नहीं होगा, बल्कि पूरे 5 वर्ष के लिए होगा। इसके लिए हम छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आपकी ये क्लास खत्म करते हैं। देखो, मैं ये कहूँ, मान लो कोई ए राष्ट्रपति था, वो 5 वर्ष के लिए बना, लेकिन 2 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गई, या तो मृत्यु हो गई या इसको क्या है, महाभियोग की प्रक्रिया से हटा दिया गया, और उसके बाद चुनाव हुआ, वो बी राष्ट्रपति बना, तो वो बी, ये थोड़ी है भी 2 वर्ष इसका कार्यकाल इसने पूरा किया, बाकी जो 5 में 2 निकाले 3 वर्ष के लिए लेगा, है शेष अवधि के लिए नहीं रहेगा ये, बल्कि जो बी बनेगा वो आगे 5 वर्ष के लिए बनेगा। ये ध्यान रखना, इसमें शेष अवधि वाला रूल लागू नहीं होता। ऐसा नहीं कि नया राष्ट्रपति आएगा वो पहले वाले का कार्यकाल पूरा करेगा। जैसे नया, चाहे वो 1 साल पूरा करके जाए, चाहे वो 6 माह, चाहे वो 4 साल, चाहे वो 3 वर्ष, कितना ही कार्यकाल पूरा करके जाए, वो चाहे 2 महीने करके चला जाए, तो भी जो नया राष्ट्रपति आएगा ना, वो पूरे 5 वर्ष के लिए रहेगा, शेष अवधि के लिए नहीं रहेगा। ये था आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित। और भी पढ़ेंगे हम राष्ट्रपति का निर्वाचन, जो आर्टिकल 54 हम पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 55 में है उसके निर्वाचन की प्रक्रिया। यानी देखो, आर्टिकल 54 में तो निर्वाचन मंडल है, उसके अंदर बता चुका हूँ आपको लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। अब निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, जो हम पढ़े एकल संगुणीय मत पत्ती, उसको हम कंप्लीट करेंगे कि एकल संगुणीय मत पत्ती होती क्या है, किस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, वो आपका नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक इतना ही, थैंक यू।